हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 24 सितंबर का करंट अफेयर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग डेली का करंट अफेयर डेली बेसिस पर करते हैं और हमने 22 और 23 सितंबर का करंट अफेयर ऑलरेडी कवर कर चुका है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 24 सितंबर का करंट अफेयर। ये जो करंट की क्लास होने वाली है आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो आप लोग क्लास को अच्छे से नोट डाउन करिए और अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग ना केवल करंट अफेयर पढ़ते हैं बल्कि इसके साथ साथ पिछला जो करंट अफेयर है उसे रिवाइज भी करते हैं और इसके साथ साथ स्टैटिक जीके भी हम लोग क्या करते हैं इसी क्लास के माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और क्लास एंड थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करेंगे मोटिवेशन कोटेशन के साथ। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन कोटेशन है वो है कि काम वर्क इतना शांति से करो, काम अपना इतना शांति से करो कि सफलता क्या करे, आपकी शोर मचा दे। क्या लिखा गया है, वर्क हार्ड इन साइलेंस। काम क्या करो, जो काम करो, जो मेहनत करो, शांति से करो और इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस बी योर नॉइस। जो आपकी सफलता है वो खुद एक दिन क्या करेगी, शोर मचा देगी। ठीक है, तो काम शांति से करो कि दूसरे को पता भी न चले। सफलता आपकी खुद शोर मचाएगी, एक दिन खुद हाहाकार मचेगा जब आप अपने यहाँ वर्दी लेकर आओगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की जो क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर और डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो एक युद्धाभ्यास का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? जो पहला क्वेश्चन है वो युद्धाभ्यास से क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो भारत की सेना है वो विभिन्न देशों के साथ क्या करती है, उनके देशों के सैनिकों के साथ युद्धाभ्यास करती है, जिससे एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को हम लोग साझा करते हैं और अपने हथियारों की प्रदर्शनी करते हैं। इसके साथ साथ वहां की सेना और अपने देश की सेना के बीच में कोऑर्डिनेशन को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो युद्धाभ्यास है उसका नाम क्या है और ये किस देश के साथ किया जाता है। यहाँ पर लिखा गया है हाल में भारत और ओमान। जैसा कि जानते हो आप लोग कि हमारा जो भारत है खाड़ी देशों में, हमारे भारत का जो संबंध है खाड़ी देशों में बहुत ही अच्छा है। वो चाहे यूएई हो या सऊदी अरब हो, कुवैत हो, कतर हो, कोई भी देश हो, हमारा जो भारत है इसका खाड़ी देशों में जो संबंध है बहुत ही अच्छा संबंध है। हमारा भारत का जो संबंध है खाड़ी देशों में काफी अच्छा संबंध है भारत रखता है। और यहाँ तक कि हमारे भारत के बहुत सारे मजदूर खाड़ी देशों, अरब देशों में क्या करते हैं, हमारे जो मजदूर हैं बहुत सारे अरब देशों में क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं। ठीक है, पैसे, और हमारे भारत में पैसे भी भेजते हैं। तो इस दृष्टि से हमारा जो भारत और ये जो खाड़ी देश है ये काफी महत्वपूर्ण देश हो जाते हैं। और इनके साथ हमने क्या किया है, इनके साथ हम युद्धाभ्यास भी करते हैं। कौन सा युद्धाभ्यास करते हैं? अल नज़ाह 5। ये उस युद्धाभ्यास का क्या नाम है? अल नज़ाह 5 युद्धाभ्यास है। और ये पूछा जा रहा है एंड यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर भी दे दिया है और आपको पता होना चाहिए ये युद्धाभ्यास 13 सितंबर से 23 सितंबर के बीच, 13 सितंबर से कब के बीच में 26 सितंबर तक ये युद्धाभ्यास चलने वाला है 2024। और ये एक एयरफोर्स का युद्धाभ्यास है। किसका है? एयरफोर्स का युद्धाभ्यास है। और किसके साथ किया जाता है? ओमान के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? ओमान के साथ किया जाता है। ओमान आपको पता है ये एक खाड़ी देश है और कहां पर स्थित है? जस्ट ये एक पर्शियन गल्फ के नीचे, ठीक है, यमन के नीचे स्थित ओमान देश है, जिसकी कैपिटल क्या है। तो इस युद्धाभ्यास का नाम पूछा जा रहा है, क्या है? अल नज़ाह 5। ये 5वें क्रम का युद्धाभ्यास है। कौन से क्रम का? 5वें क्रम का युद्धाभ्यास है। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ओमान है इसकी कैपिटल, और कभी कभी खाड़ी देशों की करेंसी भी पूछ लिया जाता है। ओमान जिसकी कैपिटल आपकी मस्कट है। क्या है? इसकी कैपिटल मस्कट है। और यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर ओमानी रियाल चलता है। क्या चलता है? इसकी जो राजधानी हो जाती है वो तो हो जाती है मस्कट, और यहाँ जो मुद्रा चलती है उसका नाम है ओमानी रियाल। क्या नाम है? ओमानी रियाल नाम है। ये यहाँ की मुद्रा है। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या है, राजशाही होती है। यहाँ पर क्या होती है? राजशाही होती है। यहाँ पर कुछ और युद्धाभ्यास लिखे हैं, यहाँ पर कुछ और युद्धाभ्यास लिखा है। इसको भी आपको बताना है कि ये जो युद्धाभ्यास किए जाते हैं
किसके साथ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिखा वज्र प्रहार, तो आपको पता होना चाहिए जो वज्र प्रहार किया जाता है ये इंडिया किसके साथ किया जाता है, इंडिया एंड यूएसए के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है, इंडिया और यूएसए के साथ किया जाता है। 10 तलीक किसके साथ किया जाता है, उज्बेकिस्तान के साथ किया जाता है। 10 तलीक किसके साथ किया जाता है, उज्बेकिस्तान के साथ किया जाता है। और अल नजह अभी बताया ये इंडिया और एंड यहाँ पर इंडिया लिख सकते हो, इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। और अभी इसको हमने बताया कि ये इंडिया एंड ओमान के बीच किया जाता है। यहाँ पर लिखा है एक डेजर्ट फ्लैग, ठीक है। तो जो डेजर्ट फ्लैग है, डेजर्ट साइक्लोन है, और इसके साथ एक आप और लिख सकते हो डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन और डेजर्ट फ्लैग। जो ये युद्धाभ्यास है ये इंडिया किसके साथ करता है, ये इंडिया करता है यूएई के साथ। किसके साथ, यूएई के साथ करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं आगे और भी हमने इससे रिलेटेड, ये देख सकते हो इंडियन की जो एयरफोर्स है और ओमान, इंडियन की एयरफोर्स, इंडियन सेना, इंडियन की एयरफोर्स सेना और ओमान की जो सेना है दोनों साथ में खड़े हुए हैं। और ये हमारा भारत का क्या है, ये हमारे भारत का ग्लोब 17 है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपनी सेना को भेजते हैं, ठीक है। और आइए हम लोग देखते हैं और इससे संबंधित जितने भी युद्धाभ्यास अब तक भारत और देशों के साथ किया गया है उनको हम लोग यहाँ से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको देखते हैं कि कौन कौन से युद्धाभ्यास है जो किसके साथ किया गया। भारत जो क्या करता है, युद्धाभ्यास करता है। इन सारे युद्धाभ्यास को हम लोग यहीं पर कवर करते हैं, रिवीजन करते हैं। पहला जो युद्धाभ्यास है वो मालाबार युद्धाभ्यास है। तो मालाबार जो युद्धाभ्यास है ये क्वाड देशों के साथ किया जाता है। क्वाड देश आपको पता है कौन कौन से हैं, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और कौन है, यूएसए है। तो ठीक है, ये किन देशों के साथ किया जाता है, क्वाड देश मालाबार एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। और 2024 में ये एक्सरसाइज कहां पर होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है। कहां पर होती है, ऑस्ट्रेलिया में ये एक्सरसाइज होती है। अगली जो एक्सरसाइज है उसका नाम है समुद्र लक्ष्मण, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि समुद्र लक्ष्मण किसके साथ होती है, इंडिया एंड मलेशिया के साथ होती है। किसके साथ होती है, इंडिया एंड मलेशिया के साथ होती है। इसके साथ साथ हम लोग उदार शक्ति भी कहते हैं, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज और है उदार शक्ति। ये एक्सरसाइज भी हम किसके साथ करते हैं, मलेशिया के साथ करते हैं। आगे जो आगे है वो वरुण, ठीक है। एंड अभी हाल ही में कुछ समय पहले हमने आपको पढ़ाया था कि भारत और फ्रांस की सेना क्या कर रही है, भूमध्य सागर में। कहां पर, भूमध्य सागर में क्या कर रही है, भूमध्य सागर में एक्सरसाइज करती है। और जो वरुण एक्सरसाइज है वो नेवी की एक्सरसाइज है। तो ये किसके मध्य होती है, इंडिया, ये होती है इंडिया और फ्रांस के मध्य में होती है। कहां पर होती है, ये होती है भूमध्य सागर में। कहां पर होती है, भूमध्य सागर में होती है। और ये नेवल एक्सरसाइज है, ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। अगली एक्सरसाइज, जो अगली एक्सरसाइज है वो है दस्तलिक एक्सरसाइज, जो कि किसके मध्य में होती है, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी वो है सूर्य किरण। जो सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है वो हमारा पड़ोसी देश इंडिया, पड़ोसी देश कौन है जिसके साथ काला पानी का विवाद है, तो इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड नेपाल के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। अगली जो एक्सरसाइज है वो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास। तो जो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास है वो इंडिया किसके साथ होती है, इंडिया एंड श्रीलंका के मध्य होती है। किसके मध्य होती है, इंडिया एंड श्रीलंका के मध्य होती है। यहाँ पर एक एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट। तो ये एक्सरसाइज होती है इंडिया एंड मंगोलिया के साथ होती है, जिसकी राजधानी क्या है, उलन बटेर है। इसकी राजधानी क्या है, उलन बटेर है। और अगली जो एक्सरसाइज हमने बताया ये इंडिया एंड मलेशिया के साथ, यहाँ पर हमने लिखा दिया कि जो उदार शक्ति है वो इंडिया एंड मलेशिया के साथ होती है। अब आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो अजय वारियर, ठीक है। ये किसके साथ होती है, इंडिया एंड यूके के साथ होती है, जिसे हम लोग ब्रिटेन भी कहते हैं या फिर इंग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज का नाम है अजय वारियर। और इसके बाद काजिंद जो एक्सरसाइज है वो होती है इंडिया एंड किसके साथ होती है, का फॉर कजाकिस्तान एंड का फॉर काजिंद, ठीक है। इसका नाम हम आसानी से याद कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है एक्वेरिन, ठीक है। एक्वेरिन जो होती है वो होती है इंडिया और मालदीव के साथ, ठीक है। जो एक्सरसाइज ये वाली होती है एक्वेरिन, इंडिया एंड मालदीव के साथ जो होती है वो क्या होती है, उसका नाम क्या है, एक्वेरिन एक्सरसाइज नाम है, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और नेक्स्ट पेज पे भी कुछ एक्सरसाइज के नाम लिखे गए हैं। इनको भी आपको बताना है कि जो संप्रीति होती है, बोंगो सागर होती है, ये किसके साथ होती है, संप्रीति जो होती है वो भारत
भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होती है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होती है। इंद्रधनुष, इंद्रा जो युद्धाभ्यास है किसके साथ होता है? भारत और रूस के बीच में होता है। एंड अगली है आपकी बोंगो सागर, ये भी भारत और किसके बीच में होती है? बांग्लादेश के बीच में होती है। जहां पर अभी हाल ही में नए जो पीएम बने हैं मोहम्मद यूनुस, ठीक है। और संप्रीति यहाँ पर दो बार आ गया है, तो संप्रीति युद्धाभ्यास अभी हमने बताया भारत और बांग्लादेश, यहाँ पर आप लिख लेना इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट है शक्ति युद्धाभ्यास, और जो शक्ति होता है वो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होता है। आपको पता होना चाहिए इंडिया एंड फ्रांस के बीच में हम 3 एक्सरसाइज क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। कौन कौन सी? एक का नाम है शक्ति, दूसरे का नाम है वरुण, तीसरे का नाम है गरुण, ठीक है। अगली यहाँ पर ये भी इंडिया एंड फ्रांस। गरुण किसकी एक्सरसाइज होती है? एयरफोर्स की होती है। वरुण नेवी की होती है। और जो शक्ति होती है वो हमारी आर्मी की एक्सरसाइज होती है। हैंड इन हैंड किसके साथ कंडक्ट होती है? जो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है वो इंडिया एंड चाइना के मध्य कंडक्ट होती है। एंड उसके बाद आगे है वज्र प्रहार, और वज्र प्रहार को मैंने ऑप्शन में ही बता दिया था कि ये किसके बीच में होती है? इंडिया एंड यूएसए के बीच में होती है। और धर्म गार्जियन किसके मध्य होती है? इंडिया एंड जापान के मध्य होती है। तो अब तक इंडिया एंड यूएसए के बीच में आपका टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज भी आयोजित होती है। टाइगर ट्रम्प, ठीक है। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज जो होती है वो भी इंडिया एंड यूएसए के मध्य ही आयोजित की जाती है। और धर्म गार्जियन किसके साथ होती है? इंडिया एंड जापान के साथ कंडक्ट की जाती है। तो यहां तक हमने क्या किया? जितनी भी एक्सरसाइज अब तक भारत ने सभी देशों के साथ किया था, जितने भी देशों के साथ किया था, हमने क्या किया? इसे अच्छे से कवर कर लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में एक रिपोर्ट आती है, हाल ही में एक दलितों की रिपोर्ट आती है, जो हमारी अनुसूचितियां हैं, हमारी माइनॉरिटीज हैं, इनसे रिलेटेड एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये बताया जाता है कि इनके ऊपर जो अत्याचार होता है, इस मामले में कौन सा जो राज्य है इनके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार करता है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट में ये दावा किया जाता है, इस रिपोर्ट में ये न्यूज बाहर आती है कि सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर लगभग 12,887 संख्या कितनी है? 12,000 से प्लस है संख्या। इस संख्या के साथ जो उत्तर प्रदेश है ये क्या है? पहले स्थान पे है। ये जो रिपोर्ट आती है इसमें क्या बताया जाता है? इसमें ये बताया जाता है जो आपकी माइनॉरिटीज होती हैं, जिन्हें दलित भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दलित भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? अनुसूचित जाति और जनजाति भी बोला जाता है। अनुसूचित जाति और जनजाति बोला जाता है। और इन्हें और क्या बोला जाता है? एससी और एसटी बोला जाता है, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति, इनके ऊपर सबसे ज्यादा ज्यादती करने वाला जो राज्य है उसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश है। पहले नंबर पे इस लिस्ट में कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान आता है। तीसरे नंबर पे कौन आता है? मध्य प्रदेश आता है। चौथे नंबर पे कौन है? बिहार है। कौन सा राज्य है? बिहार है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो दलित होते हैं, ये जो अनुसूचित जातियां होती हैं, इनको हमारे संविधान में भी इनके बारे में बहुत सारी चीजें बताया गया है या फिर लिखा गया है। और इनके बारे में हमारी जो संविधान है इनको बहुत सारा आरक्षण भी प्रोवाइड करता है। इसलिए ये माइनॉरिटीज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2011 की जनगणना आपको बताया जाए तो जो एससी की टोटल संख्या है वो 16.6% है, और जो एसटी की टोटल संख्या है वो 8.6% है। और सबसे ज्यादा एससी एसटी कहां पर है? मिजोरम में है। कहां पर है? मिजोरम राज्य में है, ठीक है। तो ये है आपकी कुछ रिपोर्टें। और चलिए हम लोग देखते हैं आगे थोड़ा सा और इससे संबंधित थोड़ी सी और जानकारी हम लोग इसमें लेते हैं कि जो एससी, ठीक है, हमारे संविधान में इनके बारे में लिखा कहां गया है, ठीक है। हमारे संविधान में इनके बारे में कहां पर लिखा गया है ये भी पेपर में पूछ ही लेता है, ठीक है। तो जो नेशनल जो हमारी अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जो जाति है इसके बारे में हमारे संविधान में कहां पर लिखा गया है? सबसे पहले तो इनके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनके बारे में कहां पर लिखा गया है? इनके बारे में लिखा गया आर्टिकल 238। कहां पर लिखा गया? आर्टिकल 238 में लिखा गया है। और इनके बारे में कहां पर लिखा गया है? आर्टिकल 238 का क्लॉज ए, ठीक है। और इनका एक कमीशन ही बनाया गया जिसे क्या बोला जाता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। और इसे क्या बोला जाता है? नेशनल कमीशन फॉर
शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो एनसीएसटी का वर्णन कहां पर है, आर्टिकल 238 में है, और एनसीएसटी का वर्णन कहां पर है, आर्टिकल 238 के क्लॉज ए में है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि क्या इनको और कहीं पर जगह दी गई है, जी हाँ, इन्हें जगह दी गई है हमारे संविधान के भाग 3 में। कहां पर, भाग 3 में। और आर्टिकल अगर पूछा जाए, भाग 3 क्या है आपका, फंडामेंटल राइट्स है। क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, जिसे मूल अधिकार भी बोला जाता है। मूल अधिकार में भी इनका वर्णन दिया गया है। कहां पर दिया गया है, आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक, आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक इन्हें जगह दिया गया है। क्या बताया गया इसमें, इसमें यह बताया गया है कि अनुसूचित जो जाति या जनजाति होगी, इनके जो प्रशासन क्षेत्र होंगे ये इनके कब्जे में होंगे, या फिर इनका जो एजुकेशनल एंड इनके जो प्रशासन है, कल्चर है, संस्कृति है, एजुकेशन है, इन सबको बचाने का जो अधिकार होगा इन्हें इसी में दिया गया, ठीक है। इनको क्या होगा, इन सब चीजों को बचाने का अधिकार दिया गया भाग 3 में। कहां पर दिया गया है, आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 के बीच में दिया गया है, ठीक है। आगे चले तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश और किन चीजों में टॉपर है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जो क्राइम वाला राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश ही है, और सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला जो राज्य है, सबसे ज्यादा ऑनलाइन जो गेम खेलने वाला राज्य है वो भी क्या है, वो भी आपका उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जीआई टैग रखने वाला, सबसे ज्यादा जीआई टैग किस राज्य के पास है, तो उत्तर प्रदेश के पास ही है। सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे अगर पूछा जाए, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे की संख्या कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। इन सब चीजों में उत्तर प्रदेश क्या है, टॉप पर है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में भी कौन सा राज्य है, सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में भी आपका उत्तर प्रदेश राज्य ही टॉपर है। चले आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश जो कि भारत का नॉर्थ में स्थित एक राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है। कितनी सदनात्मक, द्विसदनात्मक व्यवस्था है। यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा की अगर सीटें पूछी जाए कितनी है, तो 403 है, और विधान परिषद की सीटें पूछी जाए कितनी है, 100 है, जो कि भारत में सबसे सर्वाधिक है, ठीक है। भारत में सभी राज्यों से सबसे ज्यादा है। और लोकसभा की सीटें पूछी जाए तो 31 है, कितनी है, 81 है, और राज्यसभा की सीटें पूछी जाए कितनी है, 31 सीटें हैं, ठीक है। और उसके बाद सीएम सभी लोग जानते हो कौन है, सीएम है हमारे योगी आदित्यनाथ। चलिए आगे अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ये रहे आपके जो माइनॉरिटीज होती हैं, दलित होते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा नंबर के साथ लगभग 12,000, कितने, 12,287 नंबर के साथ उत्तर प्रदेश क्या है, टॉप पर है। और दूसरे नंबर पे अगर पूछा जाए तो राजस्थान है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो ये रहा आपका यूपी, और यहाँ इसका जो नंबर है वो है 12,287, और ये रहा राजस्थान, इसका जो नंबर है वो 8,651, और ये रहा आपका एमपी, जिसका जो नंबर है 7,732, ठीक है। तो ये टॉप पे है। टॉप 3 जो राज्य है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। चले आगे अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुल 12,287 मामले के साथ उत्तर प्रदेश क्या है, पहले स्थान पर, जो कि 23% क्या करता है, भाग रखता है। इसमें क्या बताया गया इस रिपोर्ट में कि यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार का मतलब ये होता है कि इन्हें परेशान किया जाता है, इनकी बातें नहीं सुनी जाती है, ठीक है। ये क्या होता है, एक प्रकार से अत्याचार ही होता है, और इनके खिलाफ काफी अत्याचार के मामले क्या किए गए हैं, दर्ज किए गए हैं। और ये किसके ऊपर किया गया है, दलितों के ऊपर किया गया है, ठीक है। चलिए बाकी और चीजें हमने बता दिया, ठीक है। इसमें बिहार और महाराष्ट्र भी लाइन से लगे हुए राज्य हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। हाल ही में आपसे अगर पूछा जाए कि ये जो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है भारत का पहला CO2, जिसके बारे में आप लोग जानते हो, जिसके बारे में आप लोग क्या करते हो, जानते हो। यदि हम क्या करते हैं, पेट्रोल, डीजल, कुछ भी चीजें अगर हम चलाते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी का क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सब किसके कारण हो रहा है, CO2 के कारण हो रहा है। इसका अगर हम नाम देखें तो इसे हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। जिसकी अगर पूछा जाए हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट है, तो 0.93% इसका क्या करता है, ये हमारे वायुमंडल का क्षेत्र ग्रहण किए हुए है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि जानते हो एक क्या होता है, पॉल्यूटेड गैस है, क्या एक पॉल्यूशन फैलाने वाली गैस है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करेंगे, मेथनॉल, क्या करेंगे, भारत का पहला CO2 से मेथनॉल, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग मेथनॉल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मेथनॉल बनाएंगे, जिसका फार्मूला होता है CH3OH। क्या होता है,
CH3OH होता है। और आपको पता होना चाहिए कि मेथेनॉल, एथेनॉल, इन सबको अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मेथेनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, इन सबको हमारी जो भारत सरकार है C2H5OH एंड इन सबको सरकार क्या कर रही है, अब इसको ईंधन में मिक्स कर रही है। क्या कर रही है हमारी जो सरकार करी है, लगभग 2024-25 तक क्या करेगी, 20% पेट्रोल और डीजल में क्या करेगी, मेथेनॉल एथेनॉल को मिक्स करेगी, जिससे हम लोग क्या करें, पेट्रोल डीजल बाहर से कम मंगाए। ठीक है, और इसी को नजर देखते हुए एंड हमारी जो भारत सरकार है वो CO2 से कुछ समय पहले हमने जो बचा हुआ खाद्यान्न था उसको एथेनॉल में कन्वर्ट किया था। ठीक है, और उसके बाद अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो CO2 क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। CO2 तो अपने आप प्रोड्यूस हो रही है हमारे भारत में। जो भी साधन जो भी वाहन चल रहे हैं, अधिकतर वाहनों से क्या निकलता है, CO2 निकलता है, जिसका अब हम लोग क्या करेंगे, जिसका अब हम लोग यूज ये करेंगे कि हम लोग इसे किसमें कन्वर्ट कर देंगे, मेथेनॉल में कन्वर्ट कर देंगे। और इस मेथेनॉल का यूज क्या करेंगे, इस मेथेनॉल को हम लोग डीजल, पेट्रोल, इन सब चीजों में मिक्स करेंगे, जिससे हम लोगों को क्या करना पड़े, पेट्रोल डीजल को कम मंगाना पड़े। ठीक है, पेट्रोल डीजल को कम मंगाना पड़ेगा और हम लोग इसका भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिससे ईंधन की खपत अपने जिसे आत्मनिर्भर बना जा सके, एक तरह से अगर बोला जाए तो जिससे आत्मनिर्भर बना जा सके। और उसके बाद इसको भी क्या किया जाए, पॉल्यूशन, इससे क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, इसे ईंधन में भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको देखते हुए सरकार क्या करती है, सरकार इस प्लांट को स्थापित करती है। और ये जो प्लांट स्थापित किया जाता है, आपको बताना है कहाँ पर किया जाता है, और ये क्या कौन करता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री हमारी करती है। कहां पर करती है, पुणे में करती है। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है, ये कहां पर किया जाता है, हमारे महाराष्ट्र के पुणे शहर में किया जाता है। कुछ समय पहले आपको बताया था कि ऐसा कौन सा देश है जो 1,40,000 टन, कितना, 1,40,000 टन लगभग ग्रीन हाइड्रोजन क्या करेगा, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। उस देश का आपको नाम बताना है। ठीक है, वो एक साउथ एशियन कंट्री है, 1,40,000 टन का क्या करेगा, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित करेगा। उस देश का नाम आपको बताना है। उस देश का क्या नाम है, वियतनाम नाम है। क्या नाम है, वियतनाम नाम है इसका। आप लोग इसका नाम भी याद रखना, ये भी देश काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे, अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे और देख सकते हो ये जो प्लांट है कहां पर स्थापित किया गया है, भारत का पहला है CO2 से मेथेनॉल कन्वर्ट करने का जो प्लांट स्थापित किया गया है वो कहां पर किया गया है, पुणे में किया गया है। कहां पर किया गया है, पुणे में किया गया है। और कौन किया है, हमारी जो प्रौद्योगिकी एंड हमारी जो एक मिनिस्ट्री है जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस मिनिस्ट्री का क्या नाम है, ये हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जिसे क्या बोला जाता है, DST बोला जाता है। इसके जो सचिव है वो अभय, कौन है, अभय कारिंदकर है। इन्होंने क्या किया है, इस प्लांट की एंड इस प्लांट की आधारशिला रखी है। और इस प्लांट में 1.4 टन प्रतिदिन क्या किया जाएगा, एंड CO2 को मेथेनॉल में कन्वर्ट किया जाएगा। चलिए आगे, चलिए अब हम लोग चलते हैं और इसमें IIT दिल्ली भी क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। और जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमारे पॉलिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन, ठीक है, ये एक सम्मेलन है जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारी राज्य की जो संसद होती है उस संसद का जो पीठासीन अधिकारी होता है वो, और हमारी भारत की जो संसद होती है, हमारी जो भारत की संसद है इसके जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। ठीक है, इस सम्मेलन में भाग लेते हैं भारत की संसद और राज्य की संसद। आप लोग सभी लोग जानते हो राज्य की संसद को हम लोग क्या बोलते हैं, राज्य की संसद को हम लोग विधान सभा बोलते हैं। और विधान क्या बोलते हैं, सभा बोलते हैं। तो इस विधानसभा का पीठासीन अधिकारी और हमारी संसद का पीठासीन अधिकारी इस सम्मेलन में क्या करेंगे, भाग लेंगे। और ये जो बैठक है कहां पर हो रही है, ये जो बैठक कराई जा रही है ये कराई जा रही है आपकी नई दिल्ली में कराई जा रही है। ठीक है, लगभग इसमें 25 से ज्यादा राज्यों के जो पीठासीन अधिकारी हैं ये आएंगे। ठीक है, और जो यूनियन टेरिटरी और आपके जो विधान परिषद होते हैं इसके भी पीठासीन अधिकारी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। और इस सम्मेलन में अगर पूछा जाए इस सम्मेलन का अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो अध्यक्षता पता होना चाहिए आपको कि हमारे जो लोकसभा के स्पीकर बने हैं उनका नाम क्या है, ओम बिड़ला नाम है। क्या नाम है,
ओम बिड़ला नाम है, ये क्या कर रहे हैं, इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। ओम बिड़ला कौन है, हमारे लोकसभा के नए स्पीकर बने हुए हैं। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये जो सम्मेलन है ये कौन से नंबर का सम्मेलन है, तो ये जो सम्मेलन हो रहा है वो 10वें नंबर का। ठीक है, कौन सा संस्करण है, 10वां संस्करण है। ठीक है, चले आगे, चलिए हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, हम बता रहे थे आप लोगों को कि इस जो संसदीय समिति की बैठक हो रही है हमारे नई दिल्ली में, इसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं कौन कर रहे हैं, हमारे ओम बिड़ला जी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं इसमें और भी चीजें। हमने आपको बताया था कि इसमें केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा और हमारी राज्य की विधानसभा के भी पीठासीन अधिकारी क्या कर रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, और राज्यों की केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जो है इनके भी पीठासीन अधिकारी लगभग 25 अध्यक्ष हैं और 14 तो क्या है, वो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं कौन कर रहे हैं, हमारे ओम बिड़ला जी कर रहे हैं। और ये कहाँ पर आयोजित हो रही है, नई दिल्ली में आयोजित हो रही है। तो सारी चीजें आपको हमने बता दिया कि इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, हमारे ओम बिड़ला जी कर रहे हैं। और इसमें कौन कौन से भाग ले रहे हैं, सब कुछ हमने आपको बता दिया। और अब हम इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे ओम बिड़ला जी बैठे हुए हैं और बाकी जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं वो भी बैठे हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, है ना। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक नाम, जो बीजेपी सरकार है आप लोग जानते हो, इसने एक ही काम अच्छा किया है। क्या किया है, एक ही काम आज तक किया है, नाम परिवर्तन करने का काम किया है। ठीक है, तो जो नाम परिवर्तन करने का कार्य है आप लगातार जारी है। न केवल हमारा उत्तर प्रदेश बल्कि हमारी जो केंद्र में सरकार है वो भी लगातार नाम परिवर्तन कर रही है। एंड ये क्वेश्चन जो है इसी नाम परिवर्तन से है कि हाल ही में किसी एक हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित किया गया है। ये जो हवाई अड्डा है आपको बताना है ये किस शहर में स्थित है तथा किस हवाई अड्डे का नामकरण किया गया है। और इस हवाई अड्डे का नाम अब कर दिया गया है जगत गुरु संत तुकाराम के नाम। जगत गुरु संत तुकाराम के नाम ये हवाई अड्डे का नाम कर दिया गया है। और ये हवाई अड्डा आपको बताना है क्या ये नासिक का हवाई अड्डा है या औरंगाबाद का है, चंडीगढ़ का है या पुणे का है। ठीक है, तो आपको बता दिया जाता है कि इसके पहले भी एक हवाई अड्डे का नाम चेंज किया गया था, परिवर्तित किया गया था, जो कि पंजाब में स्थित है। जिस हवाई अड्डे का नाम था चंडीगढ़, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया था। और इसी क्रम में आगे भी एक हवाई अड्डा है आपका पुणे में स्थित है, जिसका नाम पहले था पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, जगत गुरु संत तुकाराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, इसके साथ भी और शहरों के नाम भी चेंज किए गए हैं। चलिए आइए देखते हैं, ये रहा आपका पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसका नाम जगत गुरु संत तुकाराम हो गया है अब। ठीक है, चले आगे, चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। और हमारी जो सरकार है इसने क्या कर दिया है, हमारी जो मंत्रिमंडल है इसने क्या कर दिया है, ये काम कर दिया है। और आइए देखते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट में। अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हाल ही में ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे अंडमान निकोबार की क्या है, राजधानी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर क्या है, राजधानी है, राजधानी है। और हाल ही में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। और पोर्ट ब्लेयर का आने वाले टाइम में नाम क्या हो जाएगा, श्री विजयपुरम हो जाएगा। और औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है, इसका भी नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, संभाजी नगर कर दिया गया है, संभाजी नगर कर दिया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि पोर्ट ब्लेयर ये एक अंग्रेजों के नाम पर पोर्ट ब्लेयर था, जो कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में रखा गया। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो एक अवार्ड से है। इसे है एक अवार्ड से क्वेश्चन है जो कि टेलीविजन के क्षेत्र में, मतलब फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। ठीक है, इसका नाम क्या है, ऑस्कर अवार्ड। इसे एक नाम से और जानते हैं एकेडमिक अवार्ड से नाम से भी जानते हैं, एकेडमी अवार्ड से नाम से भी जानते हैं, एकेडमी अवार्ड।
एकेडमी अवार्ड के नाम से जानते हैं और ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। कहाँ पर दिया जाता है? अगर बात करें प्लेस की, क्षेत्र की बात करें तो ये दिया जाता है USA अमेरिका में दिया जाता है। और इस अवार्ड की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? इस अवार्ड की जो शुरुआत होती है वो 1929 में होती है। 2024 में अगर बात करें तो 2024 में ये जो अवार्ड दिया जाता है 96वें क्रम का दिया जाता है। कौन से क्रम का? 96वें क्रम का दिया जाता है। इसमें क्या आपको सारी कैटेगरी याद करनी है क्या? इसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज, बेस्ट सिंगिंग, ये सारी सीरीज याद करनी है? नहीं, इसमें आपको 3-4 ही क्या करना है, कैटेगरी याद करना है। 3-4 कैटेगरी का अवार्ड याद करना है। जैसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड आपको पता होना चाहिए, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड आपको पता होना चाहिए। एंड जो चौथी कैटेगरी है बेस्ट फिल्म, बेस्ट फिल्म जो है बेस्ट फिल्म कैटेगरी, बेस्ट फिल्म कौन सी होती है ये, ठीक है। तो कितनी कैटेगरी हो गई? 4 कैटेगरी की। चारों कैटेगरी का अगर आपको पता है तो इससे बाहर क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछता है। तो अगर हम बात करते हैं बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो ये किसे दिया गया था? किलियन मर्फी को दिया गया। किसे दिया गया था? किलियन मर्फी को दिया गया था। और पूछा जाए किस फिल्म के लिए, तो अभी हम फिल्म का नाम बताते हैं। जो बेस्ट फिल्म थी हमारी, एंड बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? ये दिया गया था ओपेनहाइमर को। किसे दिया गया था? ओपेनहाइमर को दिया गया था, जो कि परमाणु बम के जनक भी हैं। ओपेनहाइमर आपको पता है, इसी फिल्म के लिए दिया गया था इन्हें अवार्ड। अगर बात करें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए तो ये दिया गया था एम्मा स्टोन को। किसे दिया गया था? एम्मा स्टोन को दिया गया था। और बेस्ट डायरेक्टर की अगर बात करते हैं तो क्रिस्टोफर नोलन, इनका नाम क्या है? क्रिस्टोफर नोलन इनका नाम है। और ये कौन सी फिल्म डायरेक्ट करते हैं? तो ये करते हैं ओपेनहाइमर फिल्म को डायरेक्ट करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही हमारे भारत की एक फिल्म 97वें ऑस्कर जो 2025 में दिया जाना है। इस फिल्म 97वें ऑस्कर के लिए हमारे भारत की एक फिल्म क्या होती है? नॉमिनेट होती है। फिल्म ये अवार्ड दिया जाने से पहले फिल्म का क्या होता है? नॉमिनेशन होता है। क्या होता है? नॉमिनेशन होता है। और हाल ही में हमारे भारत की एक फिल्म है, आपको नाम बताना है कि वो अनुच्छेद 370 है या चंदू चैंपियन या श्रीकांत है। कौन सी फिल्म है जो 97वें ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है? 97वें ऑस्कर जो 2025 में दिया जाना है, इसके लिए क्या हुई है? नामित हुई है। ऑफिशियली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा नामित हुई है। इसका नाम आपको बताना है। तो इस फिल्म का नाम अगर आपको पता होना चाहिए तो इस फिल्म का जो नाम है वो है लापता लेडीज। क्या नाम है? लापता लेडीज नाम है। इसमें आपको 2 चीजें याद करना है, ठीक है। 2 चीजें याद करना है, एक तो इसके डायरेक्टर का नाम, एक तो इसके डायरेक्टर का नाम और एक इसके प्रोड्यूसर का नाम। प्रोड्यूसर दोनों विख्यात ही हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर आप लोग जानते हो, एक हमारे बॉलीवुड के एक्टर है, इनका नाम है आमिर खान। क्या नाम है? आमिर खान। ये क्या करते हैं? इसे प्रोड्यूस करते हैं। और डायरेक्टर का नाम बात करें तो किरण राव। किरण राव क्या किए हैं? इसे डायरेक्ट किए हैं। ये एक महिला है और इनके बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते हो। तो लापता लेडीज 97वें ऑस्कर के लिए क्या हुई है? नॉमिनेट हुई है, ठीक है। तो ऑस्कर से संबंधित हमने सारी डिटेल डिस्कस कर लिया है। आइए चलते हैं, ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन था। और इसके साथ देख सकते हो ये लापता लेडीज का पोस्टर है और ये रहा ऑस्कर अवार्ड का सिंबल। एंड आप लोग देख सकते हो इसके इसे जो नॉमिनेट क्या करता है, कौन करता है? हमारे अध्यक्ष होते हैं, गवर्नमेंट के जो साइड्स के अध्यक्ष होते हैं, ये क्या करते हैं? इसे नॉमिनेट करते हैं। ये है आपकी किरण राव और ये रहा आपका लापता लेडीज का पोस्टर। ये रहा लापता लेडीज का पोस्टर जिसे क्या किया गया है? ऑफिशियली हमारे भारत सरकार के द्वारा 2025 में जो ऑस्कर दिया जाना है इसके लिए नॉमिनेट किया गया है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। और आने वाले एग्जाम्स के लिए ये जो क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इससे बाहर मैं वादा करता हूं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप लोग कोई भी पेपर होता है तो आप देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन आएगा वो अपनी क्लास से ही आना है। तो इसलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले टाइम में जो भी क्लासेस हैं इनका नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।